लोग कहते हैं कि मेरी किस्मत खराब है। क्या सच में किसी की किस्मत खराब हो सकती है? किसकी किस्मत खराब है ये पता चलता है आप जो कह देते हैं वो हो जाता है। वो आंसर ये है कि भाई एस्ट्रोलॉजी पढ़ो। तो कैसे पढ़े ये नहीं बताया आपने। जो मैं बात बताऊंगा वो बात जो है जी। वो कवर पेज की तरह होगी, वो जी। किताब नहीं होगी। ये जो समय है ये किन राशियों के लिए आप कहेंगे कि ये 3-4 राशियां इनके लिए तो भाई बहुत महत्वपूर्ण समय है? ये 3 राशियां बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस देने वाली है। जो अमीर लोग होते हैं इनकी कुंडली में क्या विशेष योग होते हैं? कुछ विशेष होता है क्या उनकी कुंडली में? इनके पास कोई विशेष योग नहीं होता, ये समझ। अच्छा। क्यों विशेष योग? इनके पास जो होता है वो होता है कौन सा वो ग्रह है जो आपको शिखर पर पहुंचा सकता है कि ये एक ग्रह अगर आपकी कुंडली में है तो ये तो आपको शिखर पर पहुंचाएगा? राहु आपको रातों रात करोड़पति बना सकता है। जो आज का जो जनजी है, जो आज की युवा पीढ़ी है, प्यार उसको पहले हो जाता है, अब वो कुंडली नहीं मिल रही है, तो क्या कर सकता है ऐसा जिन? तो ऐसे केस के अंदर कुंडली मिलवा लेना भाई प्रेम करने से पहले, अन्यथा 26 से 30 का जो टेनर है 4 वर्ष, भारत का भविष्य हम कैसा देखें और क्या कुछ बड़ा होने वाला है? भविष्य को लेकर कोई चिंता नजर नहीं आती जी। मुझे चिंता ये नजर आती है कि मोदी जी कोई बड़ा फैसला, मोदी जी कहाँ देखते हैं? मोदी जी का क्या है? थोड़े से मोदी को उपाय करने पड़ेंगे। अच्छा, कठिन है क्या? ममता बनर्जी की कुंडली आपने तो देखी होगी, जेल वेल जाएंगी आने वाले वक्त में, कैसा है आने वाला वक्त उनका? ममता बनर्जी जो है वो बहुत मजबूत है, लेकिन बाबा आएंगे, ये तो आपने पिछले बार ही कह दिया था कि बाबा तो आएंगे। अखिलेश जी का क्या है, आप क्या देख रहे हैं? अखिलेश जी ने उसका उपाय नहीं किया तो राहुल गांधी के लिए तो नुकसान की बात है, लेकिन मुझे लगता है वो तो ज्यादा खुश हो रहे होंगे क्योंकि मैदान खाली हो रहा है उनके लिए। तो राहुल गांधी के अच्छे दिन आ रहे हैं। राहुल के अच्छे नमस्कार। सत्संग में आज के हमारे मेहमान वो है जिन्होंने पिछली बार आपके कुंडली में करोड़पति बनने के योगों के बारे में चर्चा की थी और उस पॉडकास्ट को आपने इतना पसंद किया, इतना प्रेम दिया कि आपने उनकी खूब डिमांड की हमसे कि उनको फिर बुलाया जाए, और आपकी उसी डिमांड पर हमने आज उनको फिर याद किया है। आज बात होगी किस्मत की। लोग कहते हैं कि मेरी किस्मत खराब है। किस्मत खराब होने का रोना रोते हैं लोग। तो क्या वाकई में जिनकी किस्मत खराब है उनकी किस्मत को बदला जा सकता है, और कैसे बदला जा सकता है ये आज हम उनसे समझेंगे। साथ ही साथ हम समझेंगे कि भारत और भारत के युवाओं का भविष्य आने वाले दिनों में कैसा होने वाला है। उसके अलावा चर्चा होगी ज्योतिष के ज्ञान पर, गूढ़ ज्ञान पर, क्योंकि ज्योतिष का बहुत गूढ़ ज्ञान उनके पास है, तो वो भी हम मथने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ है वन एंड ओनली, गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले ज्योतिषी विनय बजरंगी जी। बजरंगी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आभार, आपने हमारी निमंत्रण को स्वीकार किया और फिर हमें समय दिया ताकि हमारे दर्शक आपके ज्ञान के सागर में से, गागर में से कुछ, जो सागर में से गागर भरकर हम दर्शकों तक पहुंचा सके। धन्यवाद। पहला सवाल आपसे सर ये है, लोग कहते हैं कि मेरी किस्मत खराब है। क्या सच में किसी की किस्मत खराब हो सकती है? क्योंकि कहते हैं कि ईश्वर जो है वो तो अपने बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करता, ईश्वर के लिए सब समान है। तो फिर कोई गरीब और कोई अमीर, क्यों ऐसे फर्क क्यों है? देखिए, मैं इसके बारे में आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण दूंगा जी और वो हम ज्योतिषों का उदाहरण दूंगा जी। कि आप मुझे ये ना बताइए कि उसकी कुंडली है और मेरे समक्ष रख दीजिए और कहिए कि इसकी किस्मत बहुत खराब है, और मान लीजिए कि वो एक बहुत धनाढ्य व्यक्ति की है, तो मैं ये समझ नहीं पाऊंगा कि ये वास्तव में ठीक कह रहा है या खराब कह रहा है। क्योंकि हम जो है, जो व्यक्ति बोलता है उसके हिसाब से ग्रहों को पढ़ना शुरू करते हैं। हम ये नहीं देखते कि वास्तव में इस समय ग्रह गोचर और दशा क्या कह रही है। अब यही बात अगर हम किसी व्यक्ति को अप्लाई करते हैं कि
वो कहे कि मेरी किस्मत खराब है या कोई ज्योतिषी कहे कि इसकी किस्मत खराब है, तो वो सरासर गलत बात है। भगवान ने आपको बहुत अच्छा हॉरोस्कोप दिया है और ये मैं दावे से कह सकता हूं कि कोई भी हॉरोस्कोप खराब नहीं होता है, सारे हॉरोस्कोप अच्छे होते हैं। क्योंकि अक्सर मेरे पास जो लोग आते हैं वो कहते हैं कि पूछने के बाद कि एक बात हमें ये बताइए डॉक्टर साहब कि हमारा हॉरोस्कोप को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? तो वो व्यक्ति अपना आकलन करा रहा होता है, हॉरोस्कोप का आकलन नहीं कर रहा होता। और किसकी किस्मत खराब है ये पता चलता है आपके गाड़ी के ड्राइवर से। यदि आपने अपनी किस्मत के इंजन के ऊपर किसी ड्राइवर को बिठाया ही नहीं है तो वो किस्मत को कहाँ लेके जाएगा? आप रोते रहेंगे कि मेरी गाड़ी चलती नहीं है, या ड्राइवर नहीं होगा, या वो शिक्षित नहीं होगा गाड़ी चलाने के लिए, या फिर उसके अंदर गुण नहीं होंगे। जैसे कि YouTube चैनल हर कोई चलाता है जी। अब ये कौन कह सकता है कि YouTube किसी का खराब है या किसी का अच्छा है? उसकी अपनी सोच है, उसके अपने गुण हैं। यदि जिसके अच्छे गुण होंगे वो अच्छा चैनल लेके चला जाएगा और जिसके गुण अच्छे नहीं होंगे वो रुक जाएगा। तो इसलिए किस्मत हर एक की अच्छी होती है। क्या गजब उदाहरण दिया आपने। ये YouTube तो एक व्यक्ति को बहुत वायरल कर रहा है, दूसरे को नहीं कर रहा है। तो YouTube तो YouTube है बिल्कुल, लेकिन वो कौन उस पे कर रहा है ये इंपॉर्टेंट है। और बहुत अच्छी एक बात आपने कही विनय जी, क्योंकि आपने तो मेरे ख्याल से 5 लाख से ज्यादा कुंडलियां अब तक पढ़ी है। बिल्कुल बिल्कुल 5 लाख से ज्यादा कुंडलियां पढ़ने का अनुभव आपके पास है और उस अनुभव के आधार पर कह रहे कि हॉरोस्कोप सबका अच्छा होता है, किसी का खराब नहीं होता। किसी का खराब हो ही नहीं सकता हॉरोस्कोप। हमको ये पता होता है कि इसके अंदर ऐसे कौन से गुण हैं जो कि उठाने चाहिए। हमको ये पता होता है कि इसके अंदर कौन से ऐसे अवगुण हैं जिनको दबाना चाहिए। एक बार आपको ये पता चल जाए कि इसके अंदर गुण क्या है और इसके अंदर अवगुण क्या है, तो आप अपने हॉरोस्कोप को बैलेंस आउट कर लेते हैं। और दूसरी बात एक और है, मैं देखता हूं कि किसी की किस्मत चलती है, वास्तव में ऐसा होता है कि किसी के ऊपर शनि आ गए, किसी के ऊपर ढैया आ गई, किसी के ऊपर मंगल हो गया, अमंगल की तरह काम कर रहा है मान लीजिए, तो कुछ समय के लिए हमको ये काम नहीं करना, वो काम करना है। अब जैसे कोई व्यक्ति मेरे पास आया, कहता है मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या दिक्कत है। कुंडली देखी, वास्तव में उसके ऊपर शनि की इस समय परेशानी है। मैं उससे बोलूँ कि एक्सपेंशन कर ले भाई, तो परेशान में आ जाएगा। मैं बोलूँ कि ये काम बंद कर दे, तो तब से चला आ रहा है, कैसे बंद कर दे उसको। अपस्किलिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो ज़रूरी नहीं है आपको जो काम आप कर रहे हैं उसी से आपको लाभ होगा। आप कोई और काम करना शुरू कर दीजिए साथ में, हो सकता है कि उससे आपका जो सितारा है वो बुलंद हो जाए और फिर ये वाला काम तो आपका पेरेंट काम है, वो आपस में बढ़ना शुरू हो जाता है। तो कुंडली को देखकर और एक बार उसको जजमेंट देखना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, तो ये हम समझे इससे विनय जी कि आप जो कह रहे हैं कि कुंडली जो है वो आपके भविष्य का दर्पण है, मतलब उसका भविष्य बताया जा सकता है, या फिर ये सिर्फ संभावनाओं पर आधारित कि नहीं भैया ऐसे होगा? देखिए, ऐसा है कि संभावनाएं होती हैं और तभी रियलिटी आती है। कुंडली जो है वो आपके आने वाले पाथ को एक बार दिखाती है कि सामने ये रास्ता है। अगर आपको उस रास्ते पे चलना है तो आप चल पड़िए, आपको वो रास्ता मिल जाएगा क्योंकि कुंडली दिखाया है। और आपको लगता है कि नहीं भाई, ये रास्ता सही नहीं है, मेरे लिए ये ठीक नहीं है, मेरे को तो कुछ और करना है, तो आपको उसके अंदर और एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे। और इसी में हम काम आते हैं। कोई हमसे पूछता है कि मुझे तो ये काम करना था, ये काम हो नहीं रहा, तो हम कुंडली के अंदर ये देख के एनालाइज करते हैं कि वो ये काम कैसे कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हम ये बोले कि नहीं ये तुम काम नहीं कर सकते, वो काम तो करना है, लेकिन वो कैसे होगा ये हम उसको बता सकते हैं। अच्छा, ये आप बताते हैं, लेकिन यहाँ विनय जी आप लोगों की शिकायत ये होती है, जो हमारे दर्शक है उनकी शिकायत होती है, जो ज्योतिषी है खास तौर पर, क्योंकि बड़ी मोटी फीस होती है भैया, वो तो हम दे नहीं सकते। तो आपके पास ऐसा क्या है भाई कि आप ये जो कह रहे हैं, और ये बात आप सही कह रहे हैं कि बिन गुरु ज्ञान नहीं हो सकता। तो भाई ज्योतिष की तो मुझे जानकारी नहीं, हमारे दर्शक जानकारी नहीं, लेकिन ये वास्तव में कहते हैं कि ज्योतिष एक शास्त्र है और उसकी मदद लेकर मैं अपने जीवन को संवार सकता हूँ। ऐसे कई उदाहरण हमने भी देखे कि जिन्होंने ज्योतिष की मदद से अपना जीवन सुधारा है। तो कोई आपकी मदद अगर चाहता है तो वो कैसे? इतने लोगों को तो आप भी मदद नहीं कर पाते होंगे, कई लोग आपके पास आते होंगे, बड़े व्यस्त आप रहते हैं, तो क्या कोई ऐसा प्लान आपने बनाया है कि जो हमारे दर्शकों को आप इजीली एक्सेस हो और आप मदद कर पाएं उनकी? देखिए, आपके जो प्रश्न है इसके दो उत्तर हैं। पहली बात तो ये है कि मैं ये देखता हूँ कि फीस बहुतों को बहुत मोटी लगती होगी शायद, लेकिन पिक्चर देखने जाते हो, पिज्ज़ा खा लेते हो, 5-10 हज़ार का बिल ले आते हो।
अपनी किस्मत को संवारने के लिए ये तुमको पैसा बड़ा लगता है, और एक दिन के अंदर सिर्फ 3 घंटे को एंजॉय करना तुमको ये बहुत छोटा लगता है। तो ये बड़ी ही चिंतित का होने का विषय है और विस्मयकारी बात है। जी। पहली बात तो ये है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई भी ऐसी फीस ज़्यादा नहीं हो सकती जो कि आपकी किस्मत को जी चेंज करने के लिए जी हो। जी और अब मैं दूसरे आपके प्रश्न पे आऊँगा कि क्या सबके लिए ऐसा कुछ है? जी। तो मैं जो हूँ वो कुछ रिपोर्ट्स बनाता हूँ। अच्छा। जैसे फॉर एग्जांपल लाइफ प्रेडिक्शन रिपोर्ट है मेरी। हम्म। तो वो रिपोर्ट के अंदर मैं व्यक्ति से मिलता नहीं हूँ। उसकी मुझे सिर्फ डेट ऑफ बर्थ चाहिए होती है, प्लेस चाहिए होता है, टाइम चाहिए होता है, और उसमें एक बहुत मामूली सी फीस है, अच्छा। जिसको हम दक्षिणा कह सकते हैं, जी जी। वो लगती है। और उसके पश्चात जो है वो रिपोर्ट ले सकता है। उसमें उसके कुछ प्रश्न होते हैं, वो मैं प्रश्न भी पूछता हूँ उससे। जब वो अच्छा। रिपोर्ट लेता है तो एक हमारा एक प्रश्न का सिस्टम होता है कि आपको रिपोर्ट के अंदर कौन कौन से प्रश्नों के उत्तर चाहिए, और उसके बाद मैं उन सारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। साथ साथ उसको आने वाले 4-5 वर्ष के अंदर क्या उसके साथ घटने वाला है ये बताता हूँ। प्लस सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि जो कर्मा करेक्शन होता है कि अपने कर्मों के अंदर आपको क्या बदलाव लेकर आना है, क्या फेरबदल करना है, ये बताने की चेष्टा करता हूँ। फिर कुछ उपाय बताता हूँ कि ये उपाय कर लो भाई, इस प्रकार से ऐसे रूठे हुए देवों को या देवताओं को मना लो, उससे जो है वो लाभ होना शुरू हो जाता है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनती है। यदि व्यक्ति उस रिपोर्ट को ही पढ़ ले तो मुझे लगता है कि 70-80% लोगों को तो अपना दृष्टि जो है वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से नजर आ जाएगी कि सामने क्या है और मुझे क्या देखना है और क्या मुझे देखना नहीं है। एक तो रिपोर्ट ये हो गई जिसमें लाइफ रिपोर्ट बोलते हैं, और एक रिपोर्ट जो और है वो उन लोगों के लिए है जो और थोड़ा सा फिलोसॉफिकल हो जाते हैं। मैं कौन हूँ, मैं कैसे आया हूँ, मैं पिछले जीवन में क्या था, मैं अगले जीवन में क्या बन जाऊंगा, इस प्रकार की जो बातें होती हैं वो सारी की सारी बातें मैं उसके अंदर देता हूँ। वो कर्मा रिपोर्ट है। अच्छा। लेकिन लाइफ रिपोर्ट कोई ले तो अगले 4-5 साल को आराम से नियोजित कर सकता है वो। अच्छा, वाह, बहुत बढ़िया। तो इसमें मतलब मिलने की भी ज़रूरत नहीं, तो वो आपकी वेबसाइट्स पे होगा मेरे ख्याल से। मेरी वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पर जाएंगे तो सामने मिल जाएगा, लिंक है। आप भी लिंक दे दीजिएगा जब बात कर रहे हैं तो। नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दीजिएगा। हाँ। तो वो नहीं, हमारा तो कोशिश है रहती है ना विनय जी की, जो हमारे दर्शक है, क्योंकि हमारे पास जब हम पॉडकास्ट किसी का कर लेते हैं तो सबसे ज़्यादा इसी से हमारी टीम पीड़ित होती है कि उसमें आता है कि भैया इनका नंबर हमें दे दीजिए, इनसे हमें बात करनी है, तो वो हम कोशिश करते हैं कि हम डाल दें उसमें। लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप किसी से, तो हम हिंदुस्तानी लोग हैं, और जब तक हम किसी से प्रत्यक्ष रूप से मिलते नहीं हैं, उनके साथ बातचीत नहीं करते हैं, तब तक हम ये नहीं समझते कि हमारी बात उसने समझी भी होगी कि नहीं समझी होगी। तो मैं ये कहता हूँ कि वो लोग जो कि वास्तव में किसी डायलेमा में खड़े हैं, किसी ऐसे दोराहे पे खड़े हैं कि उनको कुछ चूज करना है, किसी को कुछ एक्सपेंशन करना है, तो उसके लिए तो मिलना अति आवश्यक है, क्योंकि उसके अंदर हम प्लान कर सकते हैं कि आगे हमको जाना कैसे है, हमको आगे चीज़ों को नियोजित कैसे करना है। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि बात होती है व्यक्ति कोई नया स्टार्टअप करना है, कोई बिजनेस करना है, बात उसमें लाखों करोड़ों रुपए की है कि आप इन्वेस्ट करने वाले हैं, और उन लाखों करोड़ों रुपए के इन्वेस्ट, जैसे हमने देखा कि जब विवाह हम करते हैं तो विवाह करने से पहले बड़ा कुंडली मिलान, पंडित जी की बहुत आवश्यकता होती है, लेकिन जो जीवन का सबसे बड़ा कोई डिसीजन लेता है, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं आप, तब हमें नहीं लगता है कि किसी पंडित जी से मिलना चाहिए। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि वो ये कुंडली मिलान का आपने बहुत अच्छा विषय छेड़ा जी, और मैं ये बताऊं कि कुंडली मिलान भी जो अधिकांशतः लोग कर लेते हैं जी, वो भी गलत होता है, वो भी गलत होता हाँ, क्योंकि है। गुण मिलाते हैं वो गुण मिलाते हैं। हाँ। और उसके बाद फिर तलाक हो रहा है, कहते हैं कि भाई इतनी कुंडलियां मिलाई जा रही है और तलाक की संख्या बढ़ रही है। मैं आपको बताता हूँ कि आप किसी कोर्ट में पहुंच जाइए, आप तो पत्रकार हैं जी, जा सकते हैं, और वहाँ पर वो जो लोग खड़े होते हैं वहाँ पर जिनके केस लगे होते हैं, उनसे पूछिए कि भैया तुम्हें यदि हिंदू हो तुम्हारी कुंडली मिली थी कि नहीं मिली थी, कहेंगे हाँ मिली थी और मिल गई थी, हाँ मिल गई थी, लेकिन यहाँ पर खड़े हुए हैं वो। अधिकांशतः जो कोर्ट में खड़े होते हैं लोग, उनकी कुंडली मिलाई गई होती है, लेकिन वो कोर्ट के चक्कर लगा रहे होते हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से कुंडली मिलाई जा रही हैं आजकल वेबसाइट्स के ऊपर, फटाफट मिलाते हैं और उस कारण से रिश्ता हाँ कह देते हैं या रिश्ते को ना कर देते हैं, वो सर्वथा गलत
है, कॉम्प्रिहेंसिव मिलान होना चाहिए जिसमें कारक मिलान होते हैं, सिर्फ नक्षत्र मिलान नहीं होता है। कारक मिलान से एक बार जब विवाह होता है तो वो बहुत अच्छा चलता है, अन्यथा परेशानी आती है, दिक्कत आती है, विवाह विच्छेद हो जाता है। तो ये लूप होल कहाँ है? मतलब ये लूप होल अंडरस्टैंडिंग में है। हमने क्या किया कि हमने जो है कुंडली मिलान के पहले 1-2 चैप्टर्स का सॉफ्टवेयर बना दिया और डाल दिया वेबसाइट्स के ऊपर। और जो कर्मकांडी पंडित जी होते हैं उनको नमन करते हुए कहना चाहता हूँ कि उनके पास भी कुंडली मिलान करने का यही एक तरीका पता होता है उनको, कि उनको गुण मिलाने आते हैं। गुण मिला के कह दिया कि नहीं ठीक है, जाइए शादी कर लीजिए। या फिर एक और बात है कि गुण नहीं मिले तो मना कर दिया कि नहीं हो सकती, जबकि ये बात है कि पता लगा कि शादी हो सकती थी, लेकिन क्योंकि उनको ज्ञान अल्प था तो उन्होंने जो है वो ये कह दिया कि कुंडली में कम गुण मिलते हैं। और मैं आपको बताऊं, ऐसे मैंने कितने विवाह देखे हैं होते हुए जो मैंने कहा है कर लो, जिनके 4, 5, 7, 8 गुण मिले हो 36 में से, और वो विवाह आज भी अच्छे चलते हैं। और मैंने न जाने ऐसे कितने विवाह देखे हैं जिसके अंदर 24, 25, 30, 35 गुण मिलते हो और विवाह जो है वो उनके बीच में विच्छेद हो गया हो। तो कुंडली का मिलान जो है बहुत व्यवस्थित तरीके से होना चाहिए, तरीके से होना चाहिए। जिसको आप सोचते हैं कि मिल गया वो हो सकता है ना मिला हो, और जिसको आप सोचते हैं कि नहीं मिल रहा हो सकता है वही मिल रहा हो। नहीं, बहुत अच्छी बात आपने कही विनय जी। और ये हम भी देखते हैं, जैसे मैं भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ और हमारे यहाँ भी जब कोई विवाह होता था जब ग्रामीण परिवेश में, तो गांव के एक पंडित जी हैं जो कर्मकांडी है, जो पूजा पाठ करते हैं, बस उन्हीं के पास सब लोग पहुँच जाते हैं दोनों पत्रियाँ लेके, और मुश्किल से 10 मिनट 15 मिनट का वो समय लेते थे और कहते थे कि हाँ भाई, हाँ या ना। और उन पर इतना गूढ़ विश्वास होता है लोगों को कि हाँ पंडित जी ने कह दिया तो भाई करना है। अब ये वैसे ही हो गया जैसे, क्योंकि अब समझ हमारी आ रही, तो हमें ये समझ में आ रहा है कि आप बड़ी बीमारी की समस्या का इलाज कराने के लिए एक मतलब झोला छाप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, स्पेशलिस्ट नहीं है। इसको मैं ये नहीं कहूँ, हाँ स्पेशलिस्ट की बात करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप मेरे पास आइए, आप कहिए कि आप मेरी पूजा कर दीजिए, मैं कर्मकांडी नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकता, राइट, मैं करवा सकता हूँ जी, लेकिन मैं कर नहीं सकता। मेरे मंदिर है, वहां पर लोग हैं, वहां पर कर्मकांडी ब्राह्मण बैठते हैं, वो कर देंगे। इसी प्रकार से आप उनके पास जाइए, तो वो हो सकता है कि आपके एक दो प्रारंभिक ग्रह, जैसे मैं एक दो मैं जानता हूं कि पूजा स्टार्ट करते हैं तो कैसे बोलते हैं, मैं कुछ जानता हूं, लेकिन मैं संपूर्ण नहीं जानता हूं। तो वो भी कुछ 2-4 ग्रह देख लेंगे, वो मिलान भी कर सकते हैं। हो सकता है गुण जो कि वेबसाइट मिलाती है वो मिला दें, लेकिन वो जो बारीकी की वाली बात आती है तो वो नहीं मिला पाते जी। तो ये हमने इसीलिए महत्वपूर्ण इस बात पर बहुत अच्छा आज आपने विषय छेड़ दिया, क्योंकि समस्या इसी की ज़्यादा हो रही है, रिश्तों में विच्छेद की बहुत समस्या आ रही है। और उसको अगर आप सही से रूट कॉज, क्योंकि देखिए ज्योतिष शास्त्र तो बहुत गहन विषय है और हम शुरू में ही इस पर हम वर्क कर ले तो इन चीज़ों से बचा जा सकता है। अब आते हैं आगे विषय पर। 2026, 27 आपकी बड़ी महारत है इस बात में, क्योंकि आप जो कह देते हैं, पिछले बार भी जो कुछ कह के गए और उससे पहले भी आपने जो कहा वो हो जाता है। तो या तो माँ सरस्वती की विशेष कृपा है आपके ऊपर कि आप जो कह देते हैं वो हो जाता है, या आपका गहन अध्ययन है ज्योतिष पर कि आप इतना गूढ़ उसमें अध्ययन करते हैं कि जो होने वाला है होता है वो जान लेते हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि 26 और 27, अब 26 का कुछ महीना बचा है और 27, ये जो समय है ये किन राशियों के लिए, और अगर हम उनके ग्रहों की दृष्टि के हिसाब से देखें तो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आप कहेंगे कि ये 3-4 राशियां, इनके लिए तो भाई बहुत महत्वपूर्ण समय है ये। देखिए, ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगा जी, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो मैं बात बताऊंगा वो बात जो है वो कवर पेज की तरह होगी, वो किताब नहीं होगी। जी। क्योंकि जब आप किताब पढ़ते हैं तो आप पूरे 9 ग्रह देखते हैं, आप 27 नक्षत्र देखते हैं, दशाओं को देखते हैं, और तब जाकर आप किसी निर्णय पे पहुंचते हैं। जब आप राशि की बात करते हैं तो सिर्फ एक, इन सब चीजों में से सिर्फ एक चीज होती है जिसको आप देख पाते हैं, तो वो एक आपको एक जर्नल आइडिया दे देती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो आपको संपूर्ण आइडिया दे। तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी राशियां बहुत अच्छी रहेंगी 2026-27 में। तो सब लोग नोट कर लीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोग जो हैं निराश हो जाएं। इसका मतलब ये है कि इनको थोड़े से एफर्ट्स जो हैं वो थोड़े से कम करने पड़ेंगे। तो जो पहली राशि आपके लिए है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि यानी कि टॉरस साइन जो है वो काफ़ी अच्छा पॉजिटिव एक उसमें आएगा जी। दूसरी राशि कन्या राशि जी, जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी।
ये जो बचा हुआ है साल 2026 का और 2027 का, और एक है आपकी मकर राशि, शनि की राशि। ये 3 राशियां बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस देने वाली हैं। और आपको इतना बताऊं कि कुछ किसी राशि के ऊपर शनि भी बैठे हुए हैं, लेकिन ये सारी राशियां, यदि एक शनि प्रधान भी है तब भी कम एफर्ट्स के अंदर बहुत अच्छा लाभ देने वाली राशियां होंगी लोगों को। लोग कहेंगे क्यों, क्या ऐसी वजह है, इनके साथ विशेष कृपा क्यों है? तो इसके लिए जो है वो आंसर ये है कि भाई एस्ट्रोलॉजी पढ़ो। अच्छा। वो इसलिए पढ़ो हाँ। क्योंकि मैं अब जो बताने वाला हूँ वो सिर्फ एक ज्योतिषी समझ सकता है। जी। अब मैं बताता हूँ क्यों। जी। वो ये क्योंकि शनि जो है वो आपकी मेहनत के अधिदेवता हैं और उसके अनुरूप आपको फल देते हैं। और जब जिस राशि के अंदर शनि होते हैं वहां से जो तीसरी राशि होती है उसके अंदर फल बहुत अच्छे प्राप्त होते हैं। तो शनि जो है वो इस समय मीन राशि के अंदर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वृषभ राशि के ऊपर उनकी विशेष कृपा रहेगी, जहां पर थर्ड दृष्टि जाती है तो वो काफी अच्छा फल देने वाली है, बहुत अच्छा फल देने वाली है। जी। और ये बात 95% आपके दर्शक समझ नहीं पाएंगे। जी। लेकिन अगर वो ज्योतिष सीख लेंगे तो समझ जाएंगे। जी। और वृषभ राशि का जो ट्राइन है हाँ। वो जो है वो क्या है, वो वर्गो है यानी कि कन्या है, और साथ में वो जो है मकर है। तो ये 2, 6, 10 का ट्राइन की जो कृपा है वो अच्छी रहने वाली है, ये मेरे कहने का मतलब है। अब आपने एक बात कही कि भैया ज्योतिष सीख लो, तो मेरे को भी लगा कि यार सीख लेना चाहिए, क्योंकि आप जैसे लोगों से जब आप बात करते हैं तो ज्योतिष का थोड़ा ज्ञान हो जाएगा, तो हम और अच्छे सवाल आपसे कर पाएंगे। सिखाएंगे आप, सिखाते हैं? देखिए आप यदि 1000-1500 साल पहले पैदा हुए होते जी, तो आपको ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर आप किसी गुरुकुल में जाते तो आपको ज्योतिष सिखाते ही सिखाते। जी। क्योंकि ज्योतिष सीखना तब एलिमेंट्री ज्ञान हुआ करता था, जैसे 10वीं क्लास के अंदर आपको साइंस भी पढ़नी है, सोशल साइंस भी पढ़नी है, और इंग्लिश और हिंदी भी पढ़नी है। इसी प्रकार से गुरुकुल के अंदर 6ठी क्लास तक, यानी जब तक बच्चा जो है वो 11-12 वर्ष का ना हो जाए तब तक उसको वेदांगों की नॉलेज दी जाती थी, जिसके अंदर ज्योतिष उसका एक अभिन्न अंग होता था। जी, बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बच्चा वहां से ग्रेजुएट यानी किसी गुरुकुल से बाहर निकलता था वहां से, तो उसको ज्योतिष का ज्ञान होता था, छोटे मोटे डिसीजन जीवन के अपने और अपने परिवार वालों के वो ले लेता था। जी। तो मैं तो ये कहूंगा कि जितने भी लोग देखते हैं उन सबको एस्ट्रोलॉजी पढ़नी चाहिए, उतनी तो पढ़नी चाहिए। भारतीय ज्ञान है भाई, विदेशी पढ़ते हैं मेरे पास आके, मैं विदेशियों को पढ़ाता हूं और इतने सीरियसली पढ़ते हैं वो, मैं आपको क्या बताऊं। जब विदेशी पढ़ते हैं तो ये भारतीय ज्ञान आप क्यों नहीं लेते? आपको इंट्यूटिव पावर आप डेवलप करते हैं, आप बहुत सारे कोर्सेज को, मैं ये नहीं कहता कि आप जो हैं बिल्कुल प्रवीण हो जाइए, पारंगत हो जाइए और बिल्कुल जो है वो पोथा पथरी लेके बैठ जाइए, लेकिन आपके पास इतना ज्ञान तो होना चाहिए कि आप ये कह सकें कि ये पुरातन विद्या है भारत की वो मुझे आती है। और क्या पता आप में से ही कुछ ऐसे लोग हों जो कि इसके ऊपर और अच्छी रिसर्च करना शुरू कर दें, क्योंकि रिसर्च इसकी ऑलमोस्ट बंद हो चुकी है। हम जो है पुराने ज्ञान के ऊपर केंद्रित हैं, हर कोई अपनी ही एबिलिटी के हिसाब से रिसर्च कर देता है। क्या पता आपने पढ़नी शुरू करी और उसके बाद आपने अपनी ही कोई विधा निकाल दी जिसके बारे में अभी हम लोग जानते ही नहीं हैं। तो कैसे पढ़े, ये नहीं बताया आपने। आप मतलब क्लासेस लेते हैं, पढ़ाते हैं? मैं पढ़ाता हूँ और मैं जो हूँ सब तरीके की एस्ट्रोलॉजी को पढ़ाने की चेष्टा करता हूँ। और सबसे पहले तो मैं आपका एक टेस्ट लेता हूँ। मैं ये देखने की कोशिश करता हूँ कि आपका लेवल है क्या। तो वो टेस्ट मेरी वेबसाइट पे ही है, और उस वेबसाइट पे जाएंगे तो वो आपको बता देगा कि आप किस लेवल के व्यक्ति हैं इस समय। और फिर जब आपका वो एक लेवल डिसाइड कर देगा, फिर उसके बाद वो कहेगा कि आपको ये कोर्स करना चाहिए, ताकि आप अपने आप को और नियोजित या फिर और आप एक तरीके से मेथोडिकल बनाते हैं। तो मेरे पास कोर्सेज हैं, जैसे ज्योतिष बीज है। तो ज्योतिष बीज का मतलब ये हुआ कि बिल्कुल एलिमेंट्री ज्योतिष मैं आपको सिखा दूंगा। आप जो है ज्योतिष के बारे में अच्छी तरीके से सीखना शुरू कर देंगे, लेकिन नियमवत यानी कि विधिवत तरीके से। इसके बाद एक और कोर्स है ज्योतिष अंकुर का।
यानी कि अच्छा। अंकुर फूट जाता है उसके ओके, अंदर। और फिर एक है ज्योतिष पल्लव का। वाह। तो ये ज्योतिष पल्लव, ज्योतिष बीज, ज्योतिष अंकुर और ज्योतिष पल्लव, जब आप ये 3 कोर्स कर लेते हैं तो आप स्नातक हो जाते हैं ज्योतिष के अंदर, यानी ग्रेजुएट। ये ग्रेजुएट इन ज्योतिष हो जाते हैं। ओके। और इसके बाद जो है वो ज्योतिष तरु है वाह। और ज्योतिष पुष्प है। ये जब आप कर लेते हैं, ये 5 कोर्स पूरे हो जाते हैं, तो आप पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं ज्योतिष के अंदर। और फिर उसके बाद प्री पीएचडी कोर्स होता है, जिसके अंदर आपको मैं ज्योतिष वृक्ष की उपाधि देता हूँ, तब अच्छा। आप ज्योतिष वृक्ष हो जाते हैं। तो ये कोर्सेज करने, अब आपको कौन सा करना चाहिए, ये हो सकता है बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी जानकारी ले ली हो सकता है कि किसी ने कुछ पढ़ा हो, किसी ने कुछ पढ़ के छोड़ दिया हो। तो उसका मेरा एक छोटा सा एनालिसिस टेस्ट है, वो टेस्ट मैंने वेबसाइट पे डाला हुआ है। एक बार आप उस पर जाते हैं जी, जी। तो आप ये पता लगाते हैं कि आपका लेवल है क्या, और वहाँ से फिर आप अपने कोर्स का चयन कर सकते हैं। क्या बात है। मेरा तो बड़ा इंटरेस्ट जागृत हुआ है और मैं वाकई में मेरी भी इच्छा है कि आपने सही कहा कि हमारे पुरातन समय में अगर हम जाएंगे जो गुरुकुल में, तो वाकई ये एक विषय होता था और जिसको सबको पढ़ना। और हम कहते हैं कि जो हमारे शास्त्र है उसकी जानकारी, हमारे धर्म की जानकारी, वो एक अंग है। तो हमारे जीवन के डिसीजन लेने के लिए इतना तो पता होना चाहिए। बिल्कुल, तो ज़रूर मैं आपकी वेबसाइट पर जाऊँगा और मैं शुरू करूँगा बीज से। और ताकि ज्योतिष, हाँ, यदि आपको ये पता है कि आपको कुछ अभी आता नहीं है हाँ, उसके अंदर, तो आप ज्योतिष थोड़ी बीज बहुत से शुरू जानकारी करिए। है, लेकिन हम फिर भी शुरू करेंगे वहाँ से बिल्कुल। निश्चित तौर। अब आते हैं विषय पर। आपने तो बहुत कुंडलियाँ पढ़ी है विनय जी। अमीर लोगों की भी कुंडलियाँ पढ़ी होगी, गरीबों की कुंडलियाँ पढ़ी होगी। अमीर जो होते हैं, क्योंकि आपका करोड़पति वाला विशेष आपकी उसमें वो है, तो ये जो अमीर लोग होते हैं इनकी कुंडली में क्या विशेष योग होते हैं? कुछ विशेष होता है क्या उनकी कुंडली में? मैंने ज़्यादातर अमीर लोगों की कुंडली पढ़ी है। अच्छा। क्योंकि 2 लोगों को सबसे ज़्यादा भय होता है। हाँ। जो कुछ कर रहे होते हैं उनको लगता है कोई चला ना जाए। हाँ। और जिन्होंने एस्टैब्लिश कर लिया होता है वो उसको और मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। हाँ। तो ये लोग मेरे काफ़ी अच्छे जो है वो होते हैं, जिनको मेरे सामने बैठ के अपनी कुंडली को दिखवाने का उनका मन करता है। जी। इनके पास कोई विशेष योग नहीं होता, ये समझ लीजिए। अच्छा। नो विशेष योगा। इनके पास जो होता है वो होता है अच्छा लग्न, अच्छा चंद्रमा, अच्छा सूर्य। अब ये तीनों चीजें क्या होती है? लगन कौन होता है? आपकी गाड़ी का ड्राइवर, राइट। श्री कृष्ण, सारथी। सारथी। अगर आपका सारथी अच्छा होगा जी, तो पीछे अर्जुन बैठा हो या कर्ण कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वो जो है भव सागर तर जाएगा, पार कर जाएगा। क्या ये बात बात समझ लीजिए। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले जो हमारा मुख्य काम होता है वो ये होता है कि आपके सारथी को मजबूत करें किसी तरीके से। यदि सारथी मजबूत है तो छोटी मोटी चीजें तो अपने आप ही खत्म हो जाती हैं, वो आती ही नहीं। बिल्कुल। चंद्रमा स्ट्रांग होना चाहिए। चंद्रमा मन का कारक होता है। यदि आपके अंदर मन है और आप विषम परिस्थितियों के अंदर परेशान नहीं होते हैं, आप अपने सराउंडिंग को परेशान नहीं करते हैं, पता लगा कि पापा परेशान है तो पूरा घर परेशान है, नहीं करते हैं, आप जो हैं वो अपने मन से आप बहुत स्ट्रांग हैं, तो यानी कि शिव आपके साथ हैं। आप समझिए, उधर भगवान विष्णु हो गए, इधर शिव हो गए आपके साथ। अब हो गए आपके साथ इस दुनिया के जनक या सृजक, जिसको बोलते हैं ब्रह्मा जी। सूर्य यदि मजबूत है, वैसे तो विष्णु के प्रतीक होते हैं, लेकिन यदि सूर्य मजबूत है तो आप किसी भी चीज की संरचना कर सकते हैं। आप जो चाहें उसको आप मोल्ड कर सकते हैं। वो जो है, अगर ये 3 चीज मजबूत हो जाती हैं तो कुंडली के अंदर यदि टूटे फूटे योग भी हैं, समझिए, टूटे फूटे योग भी हैं, तब भी वो चल पड़ती है और वो आपको ऐसे जो है वो चमत्कार दिखाती है कि आपने कभी देखे नहीं होंगे। मैं आपको बताता हूं कि श्रीमान अमिताभ बच्चन जी हैं। अगर किसी को ये ना बताया जाए, किसी ज्योतिषी को ये ना बताया जाए कि ये अमिताभ बच्चन की कुंडली है और डेट ऑफ बर्थ 1942 हटा दी जाए वहां से, तो उनकी कुंडली दिखाइए। अरे अष्टम भाव यानी कि मृत्यु का भाव जो होता है, जहां पर ग्रह आकर मृत्यु को प्राप्त करता है, वहां 4 ग्रह बैठे हैं। 4 ग्रह बैठे हैं। कोई भी पूछेगा, हम लोग जब प्रारंभिक शिक्षा देते हैं किसी को भी, तो अष्टम भाव को बहुत खतरनाक बताते हैं। कहते हैं ये बड़ा खतरनाक भाव है भाई। और जब खतरनाक भाव है तो बच्चा जो पढ़ता है कहता है 4 ग्रह इसमें बैठ गए, यानी कि ये तो बिल्कुल खत्म कुंडली है, बर्बाद कुंडली है। उनके
4 ग्रह अष्टम भाव में बैठे हैं, 2 ग्रह द्वादश भाव के अंदर बैठे हुए हैं, 9 में से द्वादश का मतलब 12th हाउस, हाउस ऑफ लॉस, नुकसान का घर, नुकसान का घर। तो आप ये सोचिए कि 9 में से 6 ग्रह जो हैं वो एक तरीके से कूड़े में बैठे हुए हैं। तो कैसे करेगा? कहेगा ये बच्चा तो जो है कुछ नहीं करेगा जीवन में, और ये बच्चा जो है वो परेशानी के अंदर घिरा रहेगा। लेकिन वो अमिताभ बच्चन है, सदी के महानायक हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये कैसे चमत्कार हुआ? ये चमत्कार का मतलब मैंने आपको जो 3 तरीके बताए हैं, अगर ये 3 तरीके, उनका लग्न क्या है फिर? देखिए, मैं आपको उनकी कुंडली को मैं विस्तार से नहीं बता रहा हूँ, जी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको हैं। एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूँ कि यदि किसी का लग्न मजबूत हो जाए तो, और साथ में चंद्रमा साथ दे दे उसको, और साथ में सूर्य साथ दे दे, तो समझिए क्या मजा आएगा। आपके साथ ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए, और एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए तो इन दो की, विष्णु की और महेश की जो धर्म पत्नियां हैं वो आपके साथ हो गई, शक्तियां आ गई आपके साथ, 5 देवी देवता आपके साथ आके जब खड़े हो जाते हैं तो आप जहां चाहें वहां से जल की धारा निकाल सकते हैं। तो ये कहने का मेरा मतलब है कि व्यूइंग एट द हॉरोस्कोप की ये नेगेटिव है। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि मानिए ही मत आपका हॉरोस्कोप खराब है, ये देखिए कि आपको करना क्या है हॉरोस्कोप के अंदर, ताकि जो है वो चल पड़े। बिल्कुल, अगर खराब है तो कुछ अच्छा भी तो होगा, बहुत कुछ अच्छा होगा, उस अच्छे को और अच्छा किया जा सकता है। बहुत अच्छा किया जा सकता है जी। और बहुत सही आपने जो कृष्ण वाला उदाहरण दिया, क्योंकि अगर आपका कृष्ण आपके सारथी होंगे तो फिर रथ पर कितने भी बाण चले हो, कितने भी अस्त्र शस्त्र चले हो, तो सोख कर रखेंगे कृष्ण, और जब उस कृष्ण उतरेंगे फिर वो रथ जलेगा फिर वो रथ जलेगा। वाह। तो ये बताइए विनय जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई, दर्शक इससे कनेक्ट कर पा रहे होंगे। कई लोग हैं, जैसे बहुत लोग हमारे दर्शक होते हैं या जिन लोगों से हमारी बात होती है, बिजनेस उनका बार बार फेल हो जाता है, करते हैं वंस मोर बोलते हैं यार एक बार और करके देखते हैं, हर बार लॉस आ जाता है। क्या वजह होती है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? देखिए, इसको अगर हम बहुत सिंपल वर्ड्स में बोलें कि कुंडली में सबसे पहले हम देखते हैं कि बिजनेस करने का योग है कि नहीं। लेकिन ये एक बहुत ही जेनरिक सेंटेंस हो गया, बेसिक हो गया। जब उसको बिजनेस करना है तो सबसे पहले तो ये पड़ताल की जाती है कि उसकी कुंडली के अंदर पैसा कितना है। व्हाट इज द पैसा दैट यू हैव। जब पैसा हम इवैल्यूएट कर लेते हैं, यानी कि लक्ष्मी योग या धन योग इवैल्यूएट कर लेते हैं, तो उसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, इसका माध्यम क्या है। हो सकता है कि बिना बिजनेस किए आ जाए, हो सकता है नौकरी करके, मतलब आप किसी के अधीनस्थ होकर काम करें, वहां से आ जाए। तो वो लक्ष्मी योग फलित कैसे हो रहा है ये देखा जाता है। तो फिर मैं कहता हूं, देखो भाई, बिजनेस मत करो, तुम्हारी कुंडली के अंदर मान लो 1 करोड़ रुपया है, तो तुमको ये 1 करोड़ रुपया नौकरी करके फलित हो जाएगा। वो कहेगा नहीं सर, मेरे को तो 5 करोड़ रुपए कमाने हैं, मान लीजिए 5 गुना कमाना है, और मेरे को तो बिजनेस करना है। अब यहां से कहानी शुरू होती है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि टॉर्च मैंने दिखाई, 1 करोड़ दिखाई दे रहे हैं और नौकरी करके दिखाई दे रहे हैं। ये टॉर्च दिखा रही है आपको, ज्योतिष दिखा रहा है, यानी कि भविष्य की ज्योति जो है वो ये दिखा रही है कि ये चीज है। अब इसको परिवर्तित करना है, यानी कि अब इसको बिजनेस के अंदर डालना है, तब बैठ के पूरी कुंडलियां खुलती हैं, षोडश वर्ग बोलते हैं उसको, खुलती हैं, और ये देखा जाता है कि ये जो बिजनेस करने का इसका मन है कहीं ना कहीं तो है, तभी तो मेरे पास आया है। वो चंद्रमा कह रहा है, सूर्य कह रहा है, या मंगल कह रहा है फॉर दैट मैटर। अब इसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कैसे कर सकते हैं? लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस देखनी पड़ेगी, कहां से कब सबसे कम जो है इसको अवरोध प्राप्त होता है। जैसे करंट जाती है ना, लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, तो वो देखा जाता है। वो एक बार इवैल्यूएट हो जाए कि ऐसे करो, इस समय करना, इस समय जो तुम्हारे लिए ठीक होगा, ये दशाएं और ये गोचर मिलके तुम्हारे लिए अनुकूल है, तो उसको जो है उसका वही लाभ मिलना शुरू हो जाता है जो कि उसको चाहिए होता है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि यदि आपकी कुंडली का सारथी मजबूत हो जाए, यदि यानी कि श्री कृष्ण मजबूत हो जाएं, या श्री कृष्ण हो जाएं, या फिर और साथ में ब्रह्मा हो जाएं और विष्णु महेश हो जाएं, पार हो जाते हैं। तो मतलब ये है कि बार बार अगर कोई फेल हो रहा है, वो अगर उसको सही गाइडेंस मिल जाए तो वो उस फेल होने के चक्र से बाहर निकल सकता है, और वो अपनी जो उसकी कुंडली में एक्चुअल योग है वो पता करके उसको वो फलीभूत कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो दैट मींस एवरीवन कैन बिकम अ मिलियनेयर। ठीक है। अब ज्योतिष में ही कौन सा वो ग्रह है विनय जी
एक जैसे आपने तो बता दिया चंद्र और सूर्य और आपके लग्न को मजबूत कर दिया है, लेकिन उसके अलावा जैसे आजकल बहुत बात होती है, राहु की बात होती है अलग, की ये भाई रातों रात कौन सा वो ग्रह है जो आपको मतलब शिखर पर पहुंचा सकता है, कि ये एक ग्रह अगर आपकी कुंडली में है तो ये तो आपको शिखर पर पहुंचाएगा? देखिए, आपका क्वेश्चन जो है वो फिर जेनेरिक क्वेश्चन है। अच्छा। और इसमें जो है वो एक ग्रह कभी भी नहीं होता। जी कोई भी एक ग्रह हो जी ही नहीं सकता। हाँ, मतलब जो बातचीत चलती है कि ये राहु आपको रातों रात करोड़पति बना सकता है। ये जो कहता है ना, हाँ। वो बेसिकली भ्रम में डालता है। अच्छा। या फिर हो सकता है कि दिस इज द साइंस ऑफ इजी एक्सप्लेनिंग होती है कि ओके। दूसरा कुछ सोचे, हाँ चलो ठीक है अपना हम राहु राहु इज अ कैटलिस्ट। राहु जो है वो आपके किसी भी योग को बड़ा कर सकता है या योग को छोटा कर सकता है, लेकिन उसको सपोर्ट चाहिए, अकेला कुछ नहीं कर सकता। शनि जो है वो आपका कर्म प्रधान प्लैनेट है। आप जो कर्म करेंगे उसका आपको रिएक्शन देगा, फल लेकिन देगा। अगर उसको जो है सपोर्ट अच्छा मिल जाएगा तो वो और अच्छा फल देगा, नहीं मिलेगा तो नहीं देगा, वो परेशानी दे सकता है। तो हमको तो बेसिकली ये नहीं देखना कि कौन सा आपको पहुंचा रहा है, हमें ये देखना है कि कौन कौन से उसको रोक रहे हैं, उसको पहुंचने नहीं दे रहे हैं। जैसे कबड्डी के अंदर आपको पार करना है, लेकिन कितने लोग आपकी टांग पकड़ के आपको पार ही नहीं होने दे रहे पाले को, ये देखना होता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कौन उसको रोक रहा है जी। और रोकता कौन है, ये मैं आपको बताता हूँ। आपके जीवन हो गया, आप कितने दिनों से इस धरा पर हैं, आपके कुछ मित्र हैं और कुछ अमित्र हो गए होंगे, कुछ ऐसे हो जाते हैं जो अमित्र हो जाते हैं। तो आप ये खुद सोचिए कि जब अमित्र हो जाते हैं तो वो आपकी सक्सेस से खुश नहीं हो सकते। आपके बारे में जहां भी जाएंगे वो कुछ ना कुछ बोल के आएंगे, ऐसी बात वैसी बात। या फिर मान लीजिए कि मैं आपसे कहूं कि मैं आपके बारे में किसी से जानना चाहता हूं, तो आप अपने मित्र के पास का मुझे रेफरेंस देंगे, अमित्र का नहीं देंगे, क्योंकि वो तो आपकी नेगेटिविटी बताएगा। हमको कुंडली के अंदर यही पहचानना होता है कि आपके मित्र कौन हैं और आपके अमित्र कौन हैं। अगर आपने अमित्रों को शांत कर दिया, आप सोचिए, ये नॉर्मल वे बता रहा हूं, अगर आपने अपने अमित्रों को शांत कर दिया, आपके जो टेंट को गिरा रहे हैं, जो आपकी टांगों को खींच रहे हैं, उनको हमने कुंडली से हटा दिया या हल्का कर दिया, और मित्र आपको तो सपोर्ट वैसे ही कर रहे हैं, तो क्या होगा कि आप वहीं पर फ्लॉरिश कर जाएंगे। आपके लिए कोई टेंशन ही नहीं बचेगी, क्योंकि आपके रिजल्ट तो वैसे अच्छे आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमको यही करना होता है कि आपके हॉरोस्कोप को में से जो नेगेटिविटी है वो समाप्त करनी है। एक बार वो समाप्त हो जाएगी तो ना जाने क्या क्या मिल जाता है फिर। क्या बात है, बहुत अच्छे से आपने आसानी से उदाहरण देकर समझाया विनय जी। अब आएंगे हम थोड़ा से भारत युवा उस दिशा क्या होगा, राजनीतिक प्रश्नों पर आएंगे, लेकिन उससे पहले एक मेरे मन में प्रश्न आया, क्योंकि कुछ देर पहले हमने कुंडली की बात की थी, कुंडली मिलान की, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है वो आज के समय में, क्योंकि आज का जो जनजी है, जो आज की युवा पीढ़ी है, वो कुंडली मिलान करके प्यार नहीं करता है, वो प्यार उसको पहले हो जाता है। तो प्यार हो गया भाई, अब वो कुंडली नहीं मिल रही है, तो क्या कर सकता है ऐसा जेंजी? देखिए, ज़माना जो है वो जेंजी का है। हाँ। और इंस्टाग्राम हो चाहे वो यूट्यूब की रील्स हो, हाँ हाँ हाँ। इनके ऊपर मेरे पास एक दिन में हज़ारों क्वेश्चंस आते हैं, और उसी युवा वर्ग के आते हैं जी। और क्वेश्चंस क्या होते हैं बताता हूँ मैं आपको, कि मैं प्रेम करता था, वो चली गई, कब आएगी, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है, 4 दिन से मेरा फ़ोन नहीं उठा है, ये बात और वो बात। अब यहाँ पर जब वो फेल होना महसूस करता है, तब उसको हमारी याद आती है, तब वो ये भूल जाता है कि मैं जेंजी हूँ, तब उसको याद आता है कि नहीं, वैदिक साइंसेस हमारी हैं। तो मैं तो बस ये कहना चाहूँगा कि भाई, आपकी कुंडली के पंचम भाव में यदि कोई, पंचम भाव का मतलब हुआ प्रेम का भाव, अगर पंचम भाव के अंदर नेगेटिविटी है तो आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो आपको छोड़ के चली जाएगी, या बॉयफ्रेंड आपको छोड़ के चला जाएगा। इसका पता कैसे लगाएं? आपकी एजुकेशन क्या है? आपकी एजुकेशन यदि हल्की चल रही है, आप उसके अंदर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, या आपका रिजल्ट अच्छा नहीं हो रहा, या आप फेल हो रहे हैं, तब आपकी गर्लफ्रेंड छोड़ जाएगी। आप सोचनिए, पंचम भाव जो है आपकी एजुकेशन का भी है। अब इसको नापने का मैंने पैमाना दे दिया आपको। तो आपकी जब आपका पंचम भाव एक चीज में दूषित हो गया है, तो वो दूसरे काम के अंदर भी दूषित होगा। तो ऐसे केस के अंदर कुंडली मिलवा लेना भाई, प्रेम करने से पहले, अन्यथा
तुम्हारी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड तुमको छोड़ के जाएगा ही जाएगा और तुमको परेशानी देगा ही देगा। तो इसका मतलब वो लोग जो कि अपनी एजुकेशन को थोड़ा सा हल्के में लेते हैं या हल्का चल रहा है या फिर उनको वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं आ रहे या वो कॉलेज उनको नहीं मिला जो उनको चाहिए था या हल्का मिल गया, तो आप समझ लीजिए कि आपकी लव लाइफ भी सही तरह से चलने वाली नहीं है। अब 7th हाउस है यानी कि शादी वाला घर है, उसको भी इसी तरीके से पड़ताल की जाती है। तो जैसे आजकल मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं कि मेरे पास कुंडली नहीं है, मेरा व्यापार नहीं चल रहा है। तो मेरे को उनकी कुंडली की कभी कभी ज़रूरत भी नहीं होती है। मैं उनको उनके व्यापार वाले भाव के और क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये कैसे था, वो कैसे था, वो कैसे हुआ। तो अगर वो व्यापार में अच्छा नहीं कर रहा है तो कुछ ऐसी और बातें होंगी जिसको वो ठीक कर सकता है, जिससे व्यापार ठीक हो जाए। आप समझ रहे नहीं समझ बिल्कुल रहे? मैं समझ यानी कि अगर आपको आपकी गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग रही है तो आप सबसे पहले तो अपनी पढ़ाई को ठीक कर लीजिए। तो गर्लफ्रेंड जो है वो रुक जाएगी या बॉयफ्रेंड आपका रुक जाएगा। यानी कि एजुकेशन को ठीक कर लीजिए। तो ये आपके एक तरीके से इंटरलिंक उपाय होते हैं जो कि हम अगर अप्लाई करते हैं जीवन के अंदर, और इसे कहते हैं कर्मा करेक्शन, अपने कर्मों को ठीक करना। जब हम कहते हैं भगवान जी के पास जाते हैं, कहते हैं हमको बुद्धि दो, विद्या दो, यही तो कहते हैं ये अगर मुझे मिल जाएगी सब बातें तो मेरे बाकी सारे के सारे भाव अच्छे हो जाएंगे, काम मेरा खराब होगा ही नहीं कभी भी। बिल्कुल बिल्कुल सही। और अब आते हैं हम अपने जिसके लिए आपकी विशेषज्ञता है, थोड़े से राजनीतिक और देश से जुड़े सवालों पर। 4-5 वर्ष कहा जा रहा है विनय जी कि बहुत महत्वपूर्ण है पूरी दुनिया को लेकर। तो ये जो 26 से 30 का जो टेनर है, 4 वर्ष, भारत का भविष्य हम कैसा देखें और क्या कुछ बड़ा होने वाला है? देखिए, भारत का भविष्य जैसे आज से 5 साल पहले था, जैसे आज से 10 साल पहले था, जैसा 5 वर्ष बाद होगा या 10 वर्ष बाद होगा, जितना गंभीर होगा उतना ही गंभीर होने वाला है। एक एलिवेशन से चल रहा है। हाँ, कुछ ना कुछ स्ट्रेस लेवल रहते ही रहते हैं, लेकिन वो सारे मैनेजेबल हैं। और मुझे लगता है कि यदि हम भारत के साथ, भारत की ऊर्जा के साथ चलना आरंभ करें या चलें साथ में, तो हमको बहुत अच्छे फल प्राप्त होंगे। यानी फल का मैं जब बात कर रहा हूँ तो मैं उन युवाओं की बात कर रहा हूँ जो कि भारत की आत्मा है इस समय, भारत का भविष्य है इस समय, जो कि अगले 30, 40, 50 साल तक इस धरा पे रहने वाले हैं और उनकी सफलता पे भारत की सफलता टिकी हुई है। तो मुझे भारत के भविष्य को लेकर कोई चिंता नजर नहीं आती। मुझे चिंता ये नजर आती है कि आजकल जो युवा है वो गंभीर कम हो गया है। वो जो है, एक युवा था जो 1990 सन 2010 का युवा था, जो कि जब पढ़ता था तो पढ़ता था, जब वो कुछ काम करता था तो करता था। आजकल मैं ये देखता हूँ कि एक बच्चा जो है उसको थोड़ी सी एबिलिटी आती है, थोड़ा सा कुछ काम आता है, तो वो जो है न जाने क्या क्या चाहत करना शुरू कर देता है, क्या क्या डिमांड्स करना शुरू कर देता है, अपने स्किल फैक्टर्स को बढ़ाता नहीं है। ये कुंडली की बात नहीं है, ये ओवरऑल देश की बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। छठा भाव देश का इस समय थोड़ा सा चिंतित है। बच्चों से 2nd हाउस होता है, तो मेरे को मैं ये चाहता हूँ कि बच्चे जो हैं वो अपने स्किल सेट को अच्छा करें। छोटी चीजें अचीव की है ना, उस पे गुरूर न करें, इतराएं ना, अपने स्किल सेट को और अच्छा करें। देश के अंदर अपने देश का नाम पुराने ऋषियों ने जैसे अच्छा किया था, जैसे बीच के लोगों ने अच्छा किया है, आप भी अच्छा करें। एलिमेंट्री एजुकेशन लेने के बाद आप यूँ ना सोचें कि आपने पता नहीं क्या क्या अचीव कर लिया। बच्चों के अंदर ये परेशानी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आती है कि जो कमिटमेंट लेवल है वो तो कम है, लेकिन जो डिज़ायरस लेवल है या डिज़ायर का लेवल है वो बहुत ज़्यादा है। ये मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं अधिकांश 60, 65, 70% लोग जो बच्चे हैं उनके लिए कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास बच्चे आते हैं, वो कोई कहता है कि मैं नीट पार करूँगा कि नहीं करूँगा, कोई कहता है कि मैंने ये वाला पेपर दिया है, मैं IIT निकालूंगा कि नहीं निकालूंगा। तो मैं उनसे ये पूछता हूँ कि तुम्हारा मन क्या बोलता है? तुम IIT की मुझसे बात करने आए हो, तुम क्या उससे 10%, 25%, 30% कम का भी पेपर निकाल सकते हो क्या? ये मुझे बताओ। IIT की बात तो दूसरी होगी, तुम मुझे बताओ। तब पता चलता है कि वो बच्चा अपनी आंखों में खुद धूल झोंक रहा है। वो मतलब माँ बाप तो छोड़ दीजिए,
अपने आप के साथ भी जस्टिस नहीं कर रहा है। यानी कि हम एक ऐसा काम कर रहे हैं और फिर धीरे धीरे क्या होता है, परेशानी बढ़ती है, यानी कि डिप्रेसिव टेंडेंसीज आती है। आपके साथ 10 बच्चे काम करते हैं, 4 बच्चे अच्छे हो गए बहुत ज्यादा, 6 बच्चे जो हैं अच्छे नहीं हुए, वो सारे के सारे उनको देख के डिप्रेशन में रहेंगे। बिल्कुल। तो अपने एफर्ट्स को मानिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जो अचीव करना है मैं मना नहीं करता, लेकिन आपको वो एफर्ट्स अगर डालने नहीं आते तो अपना लेवल वो मत रखिए, कुछ और रखिए। ये जो बच्चों के अंदर जो आजकल नेगेटिविटी है वो भर गई है। मेरे पास एक सज्जन आए और वो अपने बच्चे को लेकर आए और उनको बच्चे को आईएएस ऑफिसर बनना था। मैंने कुंडली के अंदर देखा, कुंडली के अंदर गुरु और बुद्ध का तारतम्य नहीं था। मतलब गुरु का और बुद्ध का तारतम्य क्या होता है कि गुरु होता है अपने ज्ञान का डिलीवरेंस, बिल्कुल, और बुद्ध होता है, सॉरी इसको जो है ऐसे समझिए कि गुरु होता है कि आप कितना विजडम ले सकते हैं, और बुद्ध होता है कि आप उसको ऑन टाइम कितना डिलीवर कर सकते हैं। जब उसके बीच में तारतम्य नहीं होता तो क्या हुआ, या तो आपके पास ज्ञान कम पड़ जाएगा या फिर आपकी डिलीवरेंस की एबिलिटी नहीं होगी। बहुत बच्चों को क्या होता है कि बहुत सारा ज्ञान होता है, लेकिन जब इंटरव्यू होता है या जब लिखना होता है तो लिख नहीं पाते हैं। मैंने उसको बोला कि आपका जो गुरु और मरकरी है वो ठीक तरह से पोजीशन नहीं है, आपके लिए असंभव काम है, और आप इसको ना करें तो बहुत अच्छा है। तो वो बच्चा खिन्न हो गया मुझसे। वो कह रहा था कि आप मुझे ये बताइए कि मैं कर लूंगा। मैंने इससे बात की है, मैंने इस काउंसलर से बात की है, मैंने ये पेपर दिया है, उसने मुझसे कहा कि ये हो जाएगा, मैं तो आपके पास ऊर्जा लेने आया था। मैंने कहा मैं आपको ऊर्जा ही दे रहा हूँ, ये मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप नहीं कर पाएंगे, आपको अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, ये आपके बस की बात नहीं है। तो वो जो है भुनभुनाते हुए मेरे ऑफिस से चला गया। उसके फादर ने मुझसे जो है हाथ जोड़ के कहा, माफी मांगी कि मेरे बच्चे का रिएक्शन है था। मैं कहा कोई बात नहीं, बच्चा है। 5-6 साल के बाद जब उसके सारे आईएएस के जो वो थे एग्जॉस्ट हो गए, तब उसके पिताजी खुद आए, बच्चा नहीं आया, उसके फादर आए मेरे पास कि अब मैं क्या करूं। अब मैंने कहा कि 28 साल का आपका बच्चा हो चुका है और इसके पास और कुछ हो ना हो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि फेलियर के इतने धब्बे हैं इसके पास कि ये पता नहीं कब तक इनसे बाहर निकलेगा। अब आप कैसे मैं उसको बोलूं कि जिसने आईएएस की गाड़ी का सपना देखा हो, उसने देखा हो कि मैं लाल बत्ती से घूमूंगा, और वो जो है मैं कहूं कि आप ना इसको एक कोई कंप्यूटर कोर्स करा के कहीं पर जो है 25,000 की नौकरी पे लगवा दीजिए, नहीं कर तो पाएगा। ये एक दिक्कत वाली बात है कि आप जो है, ये आजकल के युवाओं की बात है कि एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत ज्यादा है, डिलीवरेंस लेवल कम है। उपाय उसके लिए होते हैं जिसको ये एहसास हो जाए कि मेरे अंदर शक्ति कौन सी बढ़ानी है और कैसे बढ़ानी है। रियलिटी चेक तो होना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। भारत की कुंडली पर हम बात करें तो भारत की कुंडली ओवरऑल अगर हम देश की बात करें, मोदी जी कोई बड़ा फैसला, मोदी जी कहाँ देखते हैं आप, मोदी जी का क्या है, थोड़ा सा उस जब आप बात करते हैं तो अभी 2029 तक की बात करते हैं, उसके बाद की बात करते हैं 30 मतलब हम 26-30, हाँ 29 भी मोदी जी मतलब आएंगे ही, ये आप कहते हैं? नहीं मैं मतलब पूछ रहा हूँ आपसे, आएंगे ही तो मोदी जी आ जाएंगे जी, ठीक है। थोड़े से मोदी जी को उपाय करने पड़ेंगे। अच्छा, हाँ, कठिन है? कठिन नहीं है, हाँ। उपाय करने पड़ेंगे। ओके। कहने का मतलब ये है कि एक बार एक व्यक्ति जो होता है, जब वो ये समझता है कि पूरा देश या पूरा घर उसके कहने पे चल रहा है, तो कभी कभी वो ना घर वालों की बातों को अनसुना कर देता है। वो सोचता है कि इसका महत्व तो नहीं है, ना भी बोलूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसे में बहुत सारे घर के सदस्य विमुख हो जाते हैं जी। वो जो है उनसे विरुद्ध हो सकते हैं जी। तो उपाय यही है कि सबको साथ लेके चलना, अगर कोई परेशानी का विषय है तो उसको सुलझा लेना। मैं इतना कहना चाहता हूं कि सारे के सारे मैनेजेबल हैं, सारे के सारे सुलझ जाएंगे, ये कोई भी आपको स्ट्रेस नहीं देंगे यदि आपने समय के ऊपर इनके साथ निभा लिया। तो 2029 में मैं आज से नहीं कह रहा, मैं तो कब से कह रहा हूँ कि ही इज गोइंग टू कम, बट विद रेमेडीज, उनको उपाय करने पड़ेंगे जी। और कोई बड़ा फैसला, क्योंकि मैं ये इस सेंस में आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि हाल के परिदृश्य जो अगर हम देखें,
राजनीतिक जो क्षेत्रीय दल है उनका टूटना, भारतीय जनता पार्टी में उनका विलय होना, या बड़ा एनडीए जो है वो बड़ा हो रहा है, कह रहे कि कोई बड़ा फैसला मोदी जी लेंगे, इसलिए ये सब एक्सरसाइज चल रही है। देखिए, क्या जी? बड़े फैसले आपको बहुत जल्दी दिखाई देने को मिल जाएंगे। सबसे अच्छा। बड़ा फैसला तो अगस्त में आएगा, जो अच्छा। यही 2026 में, हाँ। और वो फैसला पार्टी की तरफ से बहुत बड़ा फैसला होगा। हम्म। और देन एक और फैसला जो है वो जैसे ही बुध राशि में बुध यहाँ प्रवेश करेगा, वो नवंबर के महीने में आपको फैसला मिलेगा। दिवाली के तुरंत बाद आपको फैसला मिलेंगे। दो फैसले तो इतने बड़े बड़े होंगे जो कि आप अभी देखेंगे 2026 के अंदर है, अगस्त के महीने में और सितंबर के महीने में। और आगे 2027 के लिए आप मुझे दोबारा बुलाइएगा पॉडकास्ट में, तब मैं आपको बताऊंगा कि कब कब जो है वो फैसले होने वाले हैं। बहुत बढ़िया टीजर देके चले गए आप दर्शकों को कि फिर आएंगे तब बताएंगे आप। लेकिन 26 में आपने कहा कि दो बड़े फैसले होने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम जरा सा बात करें देश की, फिर मैं वो क्षेत्रीय दलों पर और राजनीतिक जो घटनाक्रम चल रहा है उस पर आता है। आर्थिक तौर पर कैसा रहने वाला है वर्ष, क्योंकि पिछले दिनों में बड़ी चर्चा चली कि भैया डॉलर इतना वो हो गया, और आर्थिक, क्योंकि मोदी जी ने कहा कि सोना मत खरीदिए ये वो, तो कह रहे कि आर्थिक बहुत अनिश्चितताओं वाला समय है। तो आर्थिक तौर पर कैसे रहने वाले भारत के लिए वर्ष आने वाले? देखिए, थोड़ा सा स्लो डाउन है जी। और उस स्लो डाउन के कारण जो है वो मोदी जी इस प्रकार की घोषणा करते हैं जी। लेकिन जनमानस पे इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ओके। अब आराम से आप जो है अगले 6-8 महीने निकालिए, कोई दिक्कत किसी भी तरीके से नहीं आने वाली है। जी। नॉट टू वरी। जी। सोना सोना तो नीचे की तरफ चलना शुरू हो गया। जी जी जी। लेकिन देखिए, जो सोने के व्यापारी हैं या जो सोने से जो है वो पैसा कमाते हैं या गंवाते हैं, उनको मेरा फिर एक बहुत इम्पोर्टेंट मैं बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल भी आप जो स्पेकुलेटिव मार्केट है, जो सोने को बताता है कि बहुत गिर जाएगा या दिवाली तक बहुत उठ जाएगा, उस पर विश्वास न करें। बहुत आराम से उसके अंदर करें। अभी इसका ट्रेंड अगले 1.5-2 महीने तक गिरने का ही है। अच्छा जी, मतलब दिवाली से पहले तक गिरेगा, उसके बाद थोड़ा सा उठ जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा उठ जाएगा। जी, जी। अब आते हैं राजनीतिक, जैसे कि पश्चिम बंगाल में हमने देखा क्या से क्या हो गया देखते देखते तो अभी तो आज की खबर है कि वो ममता बनर्जी के जो पार्टी के लोग हैं उन्होंने अध्यक्ष पद से उनको एक्सपेल कर दिया कि आउट। तो क्या ममता बनर्जी की कुंडली आपने तो देखी होगी, क्या है उनका, जेल वेल जाएंगी आने वाले वक्त में, कैसा है आने वाला वक्त उनका? देखिए, मैंने एक पॉडकास्ट किया था जी। किसी और के साथ किया था शायद, और वो मैंने तब बताया था कि ममता बनर्जी जो हैं वो बहुत मजबूत हैं। और यदि मोदी जी ने उपाय नहीं किया तो बंगाल के अंदर जो है वो दोबारा आएंगी। जी। और वो उपाय करना बहुत जरूरी था। तो उनसे मुझसे पूछा हो कि क्या उपाय करना चाहिए। मैंने कहा उपाय तो खैर मैं मोदी जी को ही बताऊंगा। लेकिन जो एक प्रत्यक्ष उपाय है वो ये है कि आरएसएस की जो विचारधारा है उसको अपनाकर आप जो है बंगाल के अंदर पॉजिटिविटी लेकर आ सकते हैं। और उसके बाद कौन मेरे पास आया, मैं इसको बारे में बताना नहीं चाहता। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो उपाय हुआ। हाँ, बिल्कुल। और वो उपाय होने के बाद आप देख सकते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और ये उपाय की श्रृंखला चल रही है जी, जिसके अंदर डिसमेंबर किया जा रहा है उस पूरी की पूरी पार्टी को, और वो सब डिसमेंबर हो जाएगी जी। और अगले चुनाव के अंदर बीजेपी ही आएगी बंगाल के अंदर। ममता जी का क्या फ्यूचर है, क्योंकि अध्यक्ष भी वो तो पार्टी से बाहर कर दिया, तो उनका कुछ जेल वेल जाने के योग है उनके इसमें? वो शायद जेल ना जाएं। अच्छा। लेकिन उनके बहुत निकट के जो सहयोगी हैं उनके जाने की पूरी संभावना है। और समय खराब ही है ममता जी का। समय खराब है क्योंकि ममता जी की कुंडली पे जो निकट के सहयोगी का भाव होता है, 3rd हाउस, 11th हाउस, वो पूरा दूषित चल रहा है इस समय। तो निकट के सहयोगी जो हैं वो जाएंगे जरूर। बिल्कुल, और वो अच्छे अच्छे उनके तो बहुत करीबी खासम खास लोग उनको धोखा दे रहे हैं जी। अब आते हैं उत्तर प्रदेश, चूँकि बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। बाबा आएंगे, ये तो आपने पिछले बार ही कह दिया था कि बाबा तो आएंगे। अखिलेश जी का क्या है, आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी राम मंदिर वाला भी केस हुआ, उसके बाद ज़रा थोड़ा सा कह रहे कि धक्का भी लगा, तो वो तो आप है कि बाबा तो आएंगे, लेकिन अखिलेश जी का क्या आप देख पा रहे हैं? उनकी पार्टी, मतलब मैं ये कहने का, क्योंकि आप महाराष्ट्र में देखेंगे उनकी पार्टी में टूट हुई बड़ी, ममता जी की पार्टी में कहा जा रहा है कि अखिलेश जी की पार्टी में भी ऐसा ही कुछ होने वाला है, तो वहाँ कुछ देखते हैं आप ऐसा? देखिए,
एक बहुत सिंपल सी बात यह है कि हर एक कुंडली के अंदर जी। छठा भाव होता है, अष्टम भाव होता है, द्वादश भाव होता है। छठा भाव जो होता है वो आपकी महत्वाकांक्षा होती है जी। अष्टम भाव जो होता है उसको गलत तरीके से अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा जी। करने का सिस्टम होता है। और 12th हाउस जो होता है वो होता है कि हम उसके बाद जो है वो तो अपनी महत्वाकांक्षा को प्राप्त नहीं कर सके, लेकिन उसकी वजह से हमको बहुत सब्सटेंशियल नुकसान हो गया। अखिलेश जी की कुंडली के अंदर इस समय अष्टम भाव सक्रिय है, और यदि उन्होंने, मैं फिर कहता हूँ, अखिलेश जी ने उसका उपाय नहीं किया तो योगी जी तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन वो जिस प्रकार से इस समय अपनी पार्टी को संभाले हुए हैं, जिस प्रकार से वो मेरे ख्याल से इस समय शीर्ष के अपोजिशन के बनते नजर आते हैं, उसके अंदर उनको बहुत तगड़ा झटका लगेगा। और जिस प्रकार से बीजेपी ने उपाय कर दिया है बंगाल का, उस प्रकार से उपाय यूपी का भी हो सकता है। तो ये मैं अखिलेश जी को बिल्कुल आपके मंच से बताना चाहता हूँ कि ही हैज़ टू एक्ट वेरी सेन, वरना, और ही हैज़ टू डू रेमेडीज। रेमेडीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वरना अष्टम भाव सक्रिय है, 12th हाउस के अंदर कन्वर्ट होने में देर नहीं लगेगी। तो ये जो सब कुछ हो रहा है, वैसे कहते थे कि राहुल गांधी के लिए तो नुकसान की बात है, लेकिन मुझे लगता है वो तो ज़्यादा खुश हो रहे होंगे क्योंकि मैदान खाली हो रहा है उनके लिए, तो राहुल गांधी के अच्छे दिन आ रहे हैं। राहुल के अच्छे दिन अभी तक तो मैं देख नहीं सकता। अगर आप निराश कर रहे हैं आप कांग्रेसियों को। इन कंपैरिजन देखने की बात करें तो एक अलग बात है जी। कि कल के मुकाबले आज थोड़ा सा ठीक है या परसों के मुकाबले आज थोड़ा सा ठीक, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर हम स्लॉट में देखें, स्लॉट का मतलब शनि के एक ट्रांजिट 2.5 साल में देखें, तो मुझे अगले 7.5 साल तक राहु गांधी का कोई भी ऐसा ट्रांजिट होता नजर नहीं आ रहा जो कि उनको पॉजिटिविटी दे पाए। वो वहीं रहेंगे। जी। चलिए अब आते हैं हमारे उपाय वाले सेगमेंट पे, जो दर्शकों को कुछ आप दे पाए और आपके उपायों से कुछ उनको लाभ हो। जैसे कि कोई अपनी कुंडली नहीं दिखाना चाहता, उसके पास नहीं है कि भैया आप कोई आर्थिक तौर पर बहुत कमज़ोर लोग होते हैं कि नहीं भैया हम तो कुंडली नहीं दिखाना चाहते, कोई एक ऐसा काम जो आप बताएं ऐसे दर्शकों को कि भैया मत दिखाओ कुंडली यार, चलो छोड़ो, ये एक काम रोज तुम कर लो, तुम्हारे 80% ग्रह तो ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इसमें 2-3 उपाय बताऊंगा जी। एक उपाय नहीं बताऊंगा। वो लोग जो कि नौकरी पेशा लोग हैं जी। और उनको तरक्की नहीं मिल रही जी। है, तो वो क्या करें? घर में हनुमान चालीसा का पाठ करें। कब करें? शाम के वक्त करें, भोजन करने से पहले। जब अपने वो ऑफिस से आए, स्नान करें, स्नान ना कर पाए तो अपने आप को स्वच्छ करें और उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें और उसके बाद भोजन करें। जी। इससे उनको 101% पॉजिटिविटी मिल जाएगी। वो लोग जो कि बिजनेस के अंदर है और उनको लगता है कि वो व्यापार ठीक नहीं कर रहे या कोई परेशानी आ रही है, वो लोग सुबह हनुमान जी के मंदिर में जाएं, रोज घर के पास में मॉर्निंग टाइम में जाएं, अपना ब्रेकफास्ट करने से पहले जाएं और वहां पर कुछ प्रसाद चढ़ा के आए और वो प्रसाद जो है वो किसी न किसी को कुछ कुछ बांट के आए। उसके पश्चात आके जो है वो भोजन करें, उनको पॉजिटिविटी आ जाएगी। जिनके घर में बच्चे नहीं हो रहे हैं उनका उपाय बताता हूँ। 5 कौड़ी ले लें। कौड़ी नर्मदा नदी की मिलती है, जो जैसे गोल वो सीप मिलती है वैसे कौड़ियाँ मिलती हैं। वो लेकर आप अपने पूजा के स्थान में लाल कपड़े में बांध के रख दें। ये जो समस्या है इससे बहुत अच्छा छुटकारा मिल सकता है। बस रखना ही है, रखना ही है, कुछ नहीं करना, रखना ही है। जैसे आप नॉर्मल पूजा करते हैं मंदिर में वैसे काम कीजिए। तो ये 3 उपाय मैंने अलग अलग वर्ग के लिए बताए हैं जी। और ये अगर काम करेंगे तो अपनी कुंडली ना दिखा पाए तो ये काम कर लें जी। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि क्यों ना दिखा पाए। सबसे पहली बात तो ये है कि नहीं दिखा पाए तो रिपोर्ट ले लीजिए, थोड़ा सा तो उठ जाइए ऊपर आकर। रिपोर्ट के बाद 1 साल 2 साल के बाद जब थोड़ा से अपने आप को मजबूत कर लें, अब जब आपको लगे कि हाँ अब मुझे मिल लेना चाहिए तो आके मिलें। अपना जब पूरा का पूरा सिस्टम चेंज करना है
तो ये काम जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसी को नहीं देंगे प्राथमिकता तो किसको देंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल सही है आपने। इसीलिए हमने उपाय आपसे पूछे हैं कि आपके जो उपाय है वो करके थोड़ा सा बल उनको मिल जाए, बिल्कुल, तो फिर बिल्कुल। आपकी रिपोर्ट ले ले वो, और फिर आपसे वो इतने सक्षम हो जाए कि आपसे मिले भी। जी। अब एक समस्या और जो ज़्यादातर रहती है, आपने तो बहुत अच्छे 3 उपाय दे दिए। घर में पैसा रुकता नहीं है, मतलब सैलरी आ गई ख़त्म, वो कर्जा पहले से चढ़ गया है भाई, आई तो चला गया, ईएमआई से। तो क्या आसान उपाय है कि भाई रुकने लगे, कम से कम रहे तो पर्स में पैसा तो रहे? देखिए, अगर किसी का पैसा रुक नहीं रहा, हुँ, तो इसका मतलब उसके झोले में छेद है। हुँ। जिसमें वो पैसा डालता है, उसमें छेद इतने इतने हैं कि जैसे ही वो डालता है, वैसे ग्रुप से बाहर निकल जी, जाता जी, है। जी, जी। इसका उपाय 2 हैं। जी। पहला उपाय तो ये है कि अपनी तनख्वाह 80% मानो, हुँ, 80% मानो, हुँ, और वो जो 20% आप नहीं मान रहे हो, हुँ, वो अपने एम्प्लॉयर से बोलो कि हुँ। ये पैसा जो है वो मेरा किसी ऐसी जगह डाल दो, जहाँ पर मैं भी चाहूँ तो ना निकाल पाऊँ। क्या बात है! ये उपाय तो एक अलग बात हो गई, जी, ये करना चाहिए। जी। लेकिन हाँ, जो उपाय जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हैं, जी। तो वो मैं तरीके से बताता हूँ, क्या हुँ, उपाय करना है। देखो भाई, सुपारी होती है ना, हुँ, सुपारी लीजिए, हुँ, थोड़ी-सी लौंग लीजिए, हुँ, सुपारी और लौंग, ये दोनों के दोनों लीजिए, और साथ में इसमें एक चांदी का सिक्का लीजिए। हुँ, एक चांदी का सिक्का बहुत सहज रूप से मिल जाता है किसी भी ज्वेलर के पास। इसको एक लाल कपड़े में रखिए, बाँध दीजिए, और इसको जाकर मंदिर में रख दीजिए। और आप फ्राइडेज़ को फ़ास्ट करना शुरू कर दीजिए, व्रत करना शुरू कर दीजिए। मैं आपको दावे से कहता हूँ हुँ। कि आप एक तो वो 80% वाला जो पहला उपाय था वो हाँ। करना शुरू कर जी, देंगे, जी, जी। और आपको ये महसूस नहीं होगा कि आपकी तनख्वाह जो है वो 80% रह गई है, जी, जी, जी। और आप बचा भी लेंगे और पैसा भी आपका बचना शुरू हो जाएगा। तो बहुत सहज उपाय है, वाह! और इससे जो है जी, उनको बहुत पॉज़िटिविटी आ जाएगी। ठीक है। अब बड़ी समस्या एक और है इस देश की, बेरोज़गारी। तो बेरोज़गार युवा आप देख ही रहे हैं कि बड़ा वो तिलचट्टे बन रहे हैं, कोई कुछ बन रहे हैं और बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। तो नौकरी एक बड़ी समस्या है। तो कोई ऐसा उपाय कि भई ये कर लीजिए तो नौकरी आपको जी मिल जाएगी? शनि की पूजा करनी बहुत ज़रूरी होती है, जी, जिनके पास नौकरी की परेशानी होती है। जी। शनि की पूजा को आप नियम से करिए, हुँ, और वो नियम जो है वो ऑड नियम होता है, ऑड नियम, जी, ठीक है? अब मतलब कि जो ऑड होते हैं, इवन ऑड वाले। जी। दिन डिसाइड कर लीजिए, 11 बार करना है, 21 बार करना है, या 31 बार करना है, या 27 बार करना है। उन दिनों आप शनि के मंदिर जाया करिए, शनि के मंदिर जाया करिए, शनि की पूजा करके आया करिए। कब जाना है? शाम को जाना है। हुँ, किस टाइम जाना है? सूर्यास्त से जस्ट पहले जाना है। हुँ, आपको अपनी राशि पता होनी चाहिए। मेरी वेबसाइट पे जाना, वहाँ पर अपना नेम, प्लेस टाइप करोगे तो आपको अपनी राशि पता लग जाएगी। जाकर शनि भगवान से अपनी राशि बोलनी है कि मेरी राशि फलाँ है, और मेरे को नौकरी की समस्या है, और उस उतने दिनों जितने का आपने संकल्प लिया है उसमें जाना। आपको बहुत अच्छा लाभ मिल जाएगा। नौकरी, प्रमोशंस, पॉजिटिविटी, और साथ में सद्बुद्धि। सद्बुद्धि क्या होती है? बहुत बार हम सोचते हैं कि हम तो जो है आइंस्टीन हो चुके हैं, हम जो चाहें वो कर लेंगे। बिल्कुल। तो आपको ये वहाँ पर अनुभूति होगी कि आपके अंदर कमियाँ क्या-क्या हैं, जी, बिल्कुल राइट। और आप उन कमियों को ख़त्म कर पाएँगे, और फिर आप एक नए व्यक्ति बन जाएँगे। जब अपना हुँ, रिज़्यूमे हुँ, आप फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो देखिए क्या मज़ा आएगा। वाह! बहुत सही बात यानी आत्मबोध होना बहुत ज़रूरी है। बहुत हमारी जगह कहाँ है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने सही कहा, सही सही समस्या तो ये होती है कि हम बहुत हवा में होते हैं और वो हमें हवा में फिर वही झुलाता है वही और चलाता उसी है। से हम परेशानी में रहते हैं। अब एक और बड़ी समस्या है कर्ज़। विनय जी, जो कर्ज़ में डूबे हुए लोग हैं वो कहते हैं कि यार ये उतर नहीं रहा है। तो ऐसे कुछ कर सकते हैं कि हाँ भैया ये आप कर लीजिए, आपका कर्ज़ उतर जाएगा? देखिए, ये कर्ज़ की जो परेशानी है ना, वो ज़ेन ज़ी में कुछ बहुत ज़्यादा है, हुँ, क्योंकि आपको कहीं से क्रेडिट कार्ड मिल गया है, हुँ, और आपके पास जो है वो खर्च करने के लिए इतने सारे एवेन्यूज़ हैं। हुँ, चाहे वो इंस्टा पे हों, चाहे वो कहीं पर भी हों, चाहे वो हुँ, रील्स में हों, हुँ, और फिर आप मॉल जाते हैं, कहीं पर भी जाकर आप स्वाइप मारते हैं, ये सोचते हैं कि ये काम बहुत ज़रूरी है। हुँ, तो सबसे पहले तो इसका एक उपाय मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हुँ, आप जो चीज़ भी क्रेडिट कार्ड पे खरीदते हैं, वो आप अपने जो लेवल ऑफ
कमिटमेंट है उसको कम कर रहे हैं, अपने शुक्र को कमज़ोर कर रहे हैं, आप उसको किसी का बंधु बना रहे हैं, बांधव बना रहे हैं, बंधत्व में लेकर आ रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिए। क्रेडिट कार्ड से परचेजिंग तभी करिए जब उसके उतने पैसे आपके अकाउंट में पड़े हों, ताकि आप 30 दिन का क्रेडिट का लाभ लीजिए और उसके बाद वो पैसे उनको दे दीजिए, ताकि आप भी खुश और सब खुश। तो ये काम तो करिए। लेकिन कर्ज जो है वो कभी कभी बिना मतलब भी होता है। चोट लग गई, स्वाइप करा लिया, कहीं पर 20,000, कहीं 50,000, कहीं 2 लाख, कहीं 5 लाख खर्च हो गया। इस कर्ज से बचने का जरूर उपाय है, और वो है केतु जी के मंदिर में जाना। कहाँ जाना? केतु जी के मंदिर में। केतु जी का मंदिर कहाँ होता है? नवग्रह मंदिर होता है हाँ, जहाँ शनि भगवान होते हैं वहाँ नवग्रह होते हैं। वहाँ नवग्रह होते हैं, वहाँ पर जाइए। वहाँ पर जटाओं वाला नारियल जो होता है वो चढ़ा के आइए जी। और ये एक बहुत सशक्त उपाय है उनकी अनुकंपा प्राप्त करने का। ये 2 काम करता है। कुछ प्रेयर करना है, चढ़ा के आना है, चढ़ा के आना है, और मेरे कर्ज से मुझे मुक्ति हाँ, दे दीजिए। ज़्यादा प्रेयर करने की आवश्यकता नहीं है, वो समझ जाएंगे आप आए कि वहाँ। हाँ तो आपको सिर्फ ये काम करना है कि जब आप जाएंगे वहाँ पर तो आप ये बताएंगे कि आपको ये परेशानी है और आपने दे दिया और आप वहाँ पर आ गए। सबसे पहले तो वो आपके खर्चों पे रोक लगा देंगे जो फालतू के होते हैं, जो आप ऐसे ही कर देते हैं गर्लफ्रेंड के कहने पे कुछ कर देते हैं, पता लगा 25,000 रुपए का स्वाइप हो गया और फिर अब दंड आ गया आपके ऊपर। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, वो आपके लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं ताकि आपको जो आपने पहले से आप किसी परेशानी के अंदर हो उसका रास्ता सहज हो जाए और आप उस कर्ज से बाहर आ जाएं। ये तो छोटी बात हो गई। जो बड़ी बातें होती हैं, किसी ने कोई फैक्ट्री का कर्ज ले लिया, बड़ा कर्ज, किसी ने बड़ा कर्ज ले लिया है और वो दिक्कत में आया है, तो भाई आपका कर्ज बड़ा है, छोटे मोटे उपायों से काम होने वाला है नहीं। तो उनके लिए मतलब कुंडली ही उनके लिए कुंडली बहुत इंपॉर्टेंट है जी, कि क्या वजह है उसके, क्या वजह है और क्या आपको उपाय करना चाहिए, कैसे उपाय करना चाहिए, वैसे हो जाएगा। तो ये नारियल वाला कितने दिन करना है इनको? कितने? देखिए, ये अपना संकल्प होता है कि हम कितने दिन आकर करेंगे। तो होता ना कि भगवान मैं आपके ऊपर 40 मन चढ़ाऊंगा, 1 मन चढ़ाऊंगा, तो आप कहिए कि भगवान मैं आपके पास 11 बार आऊंगा। मंगलवार को जाते हैं केतु जी के मंदिर में, 11 मंगलवार आऊंगा, मैं 7 मंगलवार आऊंगा, या मैं 21 मंगलवार आऊंगा। चले जाया करो, घर के पास में है तो जाने में क्या है। सुबह तो जाना है, दान करके आ जाओ। अच्छा, सुबह के वक्त करना है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब अंतिम, चूंकि समय की भी अपनी सीमा है, आज बहुत ज्ञान हमने ले लिया इस सत्संग में। अंतिम सवाल, पूरी दुनिया के कई देशों के लोग सुनते हैं ये सत्संग, कई देशों में देखा जाता है। पूरी दुनिया के लोग अगर आपको देख रहे हैं, क्या एक ज्योतिषीय सलाह देना चाहेंगे विनय जी? मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने आप को आपको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए, और आपको ये खुद पता चल जाता है कि आपका जो ये काम है वो बनने वाला है या नहीं बनने वाला। और ये आपको कैसे पता चलता है? आपका कमिटमेंट लेवल उस काम को दिखाता है। आपको यदि ये भान हो रहा है कि ये काम नहीं होगा या इसके अंदर कोई परेशानी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप अभी खुद ही इसके में प्रिपेयर्ड नहीं है। अपने आप को प्रिपेयर करिए, और यदि फिर भी आपको नेगेटिविटी आती है तब आपको मुझसे मिलना चाहिए, या फिर वो काम को ड्रॉप कर देना चाहिए, क्योंकि वो काम आपका होगा नहीं। आप सबसे पहले यदि खुद मजबूत होंगे, यानी कि आपकी कुंडली का श्री कृष्ण मजबूत हो जाएंगे, तो आप सब काम जो है वो नियोजित तरीके से आप कर पाएंगे। क्या बात है! बहुत, मतलब 2 लाइन में आपने मतलब एक सार दे दिया लोगों को कि अंतर मन से आपके आवाज़ ही नहीं आ रही है तो फिर वो फैसला नहीं लेना चाहिए। और बहुत अच्छी बात कही। और अगर अंतर मन से आवाज़ नहीं आ रही तो क्यों, उसकी वजह क्या है? तो फिर डॉक्टर को दिखा लीजिए कि बीमारी क्या है भाई। तो उस बीमारी को अगर ठीक कर लेंगे तो आपको फैसला लेने में आसानी होगी, और जो सफलता असफलता में आने वाले दिनों में हो सकता है कि कन्वर्ट हो जाए, वो आपकी सफलता में बदल सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका विनय जी, आपने समय दिया और इतना बढ़िया सार्थक सत्संग रहा। खूब आज हमने चर्चा की, और जो जीवन से जुड़ी परेशानियां होती है व्यक्ति के, उनको सुलझाने का इसमें हमने प्रयास किया और उनके उत्तर जानने की हमने कोशिश की। आपको ये सत्संग आज का कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। जैसा मैं कहता हूँ, कम से कम अपने 10 चित परिचितों तक
आप इस सत्संग के एपिसोड को शेयर ज़रूर करें। कुछ नहीं दे सकते हम, ये तो आप दे सकते हो उनको, क्योंकि उनके जीवन में भी हो सकता है कोई परेशानी हो, और ये एपिसोड अगर वो देखें और उससे उस समस्या में उनको अगर निदान मिले, उसका हल मिल जाए विनय जी के ज़रिए, तो वो आपको दुआ ही देंगे, आशीर्वाद ही देंगे और उसका फल आपको मिलेगा ज़रूर। तो इसलिए इसको आप शेयर ज़रूर करिए। और कुछ विनय जी से आप पूछना चाहते हो जो मैं नहीं पाया हूँ अज्ञानवश, आप वो प्रश्न लिखे कमेंट बॉक्स में। अगली बार जब हम उनको बुलाएंगे तो उन प्रश्नों के उत्तर हम उनसे लेने की कोशिश करेंगे। बाकी यहाँ तक आपने इस पूरे सत्संग को देखा, आपका भी बहुत बहुत आभार। और किसी को देखना चाहते तो हमें सुझाएं, उनको भी हम ज़रूर बुलाएंगे और सत्संग का मेहमान उनको बनाएंगे। बहुत बहुत आभार। जय श्री राम।